तो हम तीन दोस्त एंटी टेस्ट देकर आते हैं और शाम में हम वेट कर रहे हैं कि अब हमारा रिज़ल्ट आएगा तो क्या बनेगा। तो फिर एक मैसेज आता है तो उसमें पता चलता है कि जो की है वो आउट हो गई है। तो एंटी टेस्ट का रिज़ल्ट हम लोग देखते हैं। तो जब हम देखने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम तीनों के रास्ते अब अलग-अलग हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। जब मैंने एफएससी स्टार्ट की तो हम तीनों दोस्तों का ना एक ही जगह एडमिशन हुआ। तो हमारे नंबर इतने ज़्यादा करीब थे कि हमारे क्लास में रोल नंबर ऐसे थे 78, 80 और 84। अब हम तीनों ने एक साथ कॉलेज जाना, एक साथ वापस आना और साइकिलों पे हम जाते होते थे, रेस लगा रहे होते थे। अकेडमी भी हम लोगों ने इकट्ठे जाया करना। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो फिर भी हमारे मार्क्स काफ़ी करीब थे, तो हमें उम्मीद थी कि हम लोगों का इकट्ठा ही एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर के अंदर जो रिजल्ट था ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया हमारी पूरी क्लास का, और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो हमने सोचा हुआ था इकट्ठे जाने का ख्वाब वो शायद अधूरा रह जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें यह था कि हम में से सिर्फ मेरा एडमिशन हुआ था MBBS में और बाकी जो मेरे दोनों दोस्त थे उनका एडमिशन नहीं हुआ था। मेरा एडमिशन हो सकता था, तो ऐसे क्या वजह थी कि उनका एडमिशन नहीं हो सकता? उनके मार्क्स मेरे जैसे थे, उनकी जो मेहनत थी वो भी मेरे बराबर थी, लेकिन ये सारी किस्मत के खेल थे। खैर हम तीनों के रास्ते जो है ना टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे। मेरे एक दोस्त ने सोचा कि क्यों ना एक साल और लगाया जाए और फिर ट्राई की जाए, हो सकता है कि इस दफ़ा एडमिशन हो जाए। और दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया मसला, अब जो है ना मैं किसी और फील्ड में एडमिशन ले लेता हूँ। और हमारे मार्क्स लोअर साइड पे थे 900s में, और उस टाइम हालात ये थे कि 1000 से पता नहीं कितने ज़्यादा बच्चों के 1000+ मार्क्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन था। और अब रिपीट होना और जो पिछले कुछ बच्चे रह गए हैं उनका आना और नए बच्चे आएंगे वो और ज़्यादा मार्क्स के साथ आएंगे, तो एक काफ़ी सख्त कंपटीशन था। फिर एक दिन मेरे दोनों दोस्त थे, उन्होंने आपस में रेस्टोरेंट में एक मीटिंग की। उसमें जो मेरा रिपीटर दोस्त था उसने कहा कि देखो कि तुमने डी फॉर्म में एडमिशन ले लिया है, मेरे दूसरे दोस्त को कहा उसने, तो ऐसा करते हैं कि तुम एंटी टेस्ट भी दे दो, हो सकता है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए, 3 मंथ्स रह गए हैं तो एक दफ़ा क्यों ना ट्राई कर लो। तो मेरा दोस्त जो है उसने पहले कहा अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। उसने सोचा कि शायद मेरा हो जाए और शायद ना हो जाए, लेकिन चलो एक ट्राई देने में क्या हार्ज है। तो उसने भी उसके साथ फिर तैयारी करना शुरू कर। वही जो साल पहले हमारा साइकिल था वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। पहले हम 3 दोस्त थे, अब वही मेरे 2 दोस्त जो हैं वो दोनों मिलकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैं उस टाइम MBBS का पढ़ रहा होता हूँ। मेरा जो दोस्त रिपीट कर रहा था वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था, और जो मेरा डी फॉर्म में जो दोस्त था वो ऐसे करता होता था कि वो मॉर्निंग तो उसने अपने जाने होता था यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो शाम को पूरी की पूरी कोशिश करता था कि जो दूसरा दोस्त है उसके साथ मिलकर वो पढ़ाई कर ले। इसी तरह दोनों ने अपना सर्कल चलाना शुरू कर दिया। जितनी दफ़ा हमने तीनों ने मिलकर पिछली दफ़ा मेहनत की थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर वो इस दफ़ा मेहनत कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर तो फिर दोनों इकट्ठे गए एंटी टेस्ट और दोनों ने इकट्ठा एंटी टेस्ट दिया। तो उसी तरह शाम को बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि की का क्या की आएगी। तो फिर मैसेज आया कि की आउट होगी। जब हमने देखा तो मार्क्स दोनों के बहुत अच्छे थे। जिसमें दोस्त ने रिपीट किया हुआ था उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, FSC में भी, एंटी टेस्ट में भी, और उसका अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हो गया। और जो मेरा दूसरा दोस्त था जो डी फॉर्म में था उसने उसका एडमिशन हो गया निश्तर में। दफ़ा के हिसाब से इस दफ़ा उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनका एडमिशन हो गया और पहले से ज़्यादा अच्छा जगह हुआ। टेस्टिंग इफेक्ट। तो पिछली दफ़ा के हिसाब से इस दफ़ा जो चीज़ डिफरेंट थी वो थी टेस्टिंग। पहली दफ़ा उन्होंने 2000 MCQ सॉल्व किए, तो इस दफ़ा उन्होंने 5000 MCQ सॉल्व किए। अगर पहली दफ़ा उन्होंने 5 मॉक टेस्ट दिए थे तो इस दफ़ा उन्होंने 15 मॉक टेस्ट दिए। डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन की और वो वहाँ जाकर टेस्ट देते थे। जहाँ मॉक टेस्ट होता था वहाँ पहुँच जाते थे कि हमने टेस्ट देना है और जाके वो टेस्ट देते थे। इस तरह करने के अंदर उनके काफ़ी MCQs गलत भी होते थे, लेकिन जो MCQs गलत होते थे तो उसको हाईलाइट कर ले होते थे कि यार ये MCQ गलत है, और वो घर आके डिस्कस करते थे या बाद में आकर डिस्कस करते थे कि क्या वजह थी कि MCQs ख़राब हो गए, अब ज़्यादा MCQ सॉल्व करें। तो ये इसी तरह ही आपको एडवांटेज हो गया है कि एग्ज़ाम में चाहे जितना मर्जी मुश्किल तरीन MCQs आए, हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी नज़र से गुजरा होगा और आपने उसको सॉल्व करने की ट्राई की होगी पहले। तो जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको बेहतर जाके टैकल कर सकेंगे। आपने बैटिंग के दौरान सिर्फ फास्ट बॉल को खेला है और स्पिन बॉल को नहीं खेला, तो हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे ना तो आप स्पिन बॉल पे या गुगली पे आउट हो जाएं। और इसी तरह ये होगा कि अगर आपने सिर्फ स्पिन बॉल को खेला है और फास्ट बॉल को नहीं ट्राई किया हुआ ना, तो फिर हो सकता है कि आप फास्ट बॉल पे आउट हो जाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है कि आप ज़्यादा अच्छी तरह MCQ सॉल्व करें। सपोर्ट सिस्टम। जब आपका एडमिशन नहीं होता और आपके किसी दोस्त का एडमिशन हो जाता है तो फिर आपके लिए दोबारा उस फेज़ में चलना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो उस टाइम आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक सपोर्ट की है। कोई एक सपोर्ट सिस्टम हो जो आपकी हेल्प कर सके और आपको बता सके कि नहीं, आप भी जो है एंटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक दोस्त का एडमिशन हो जाता है तो दोनों दोस्त जो है ना वो डिसहार्ट हो जाते हैं, और दोनों दोस्त जो है वो दिल में सोचते हैं कि यार इसका एडमिशन हो गया और हमारा नहीं हुआ। तो बात यह है कि
जिसका हुआ है उसके सर पे कोई सरखाब के पर नहीं लगे हुए, वो भी उन्हीं दोस्तों की तरह था, उसके भी उतने ही मार्क्स थे, बस लक की बात थी, कुछ हालात की बात थी कि उसका एडमिशन हो गया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो उस टाइम पे अगर वो दोनों दोस्त अलहदा हो जाते और एक दूसरे को सपोर्ट ना करते तो दोनों दोस्त हो सकता है कि उनका दोबारा एडमिशन ना हो सकता। सो जब आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप रिपीट करने के प्रोसेस में हैं तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको हेल्प कर सके। तो उस टाइम वो सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो बहुत क्रूशल है। मेरा दोस्त था जो रिपीट कर रहा था, अगर वो मेरे उस दोस्त को पुश ना करता जो डिफॉर्म कर रहा था कि यार 3 मंथ से तुम कर सकते हो, तो वो कभी भी निश्तर में ना जाता, क्योंकि वो सेटल था अपनी जगह। लेकिन उस दोस्त को सपोर्ट करने की वजह से और दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करने की वजह से दोनों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अगर आपका कोई दोस्त है जो सेम रिपीट करने वाले प्रोसेस में जा रहा है तो आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बन सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के जो डाउन पॉइंट्स हैं उधर जाके हेल्प कर सकते हैं। 6th क्लास में था तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारा अमूमन ही होता था कि मंडे को ना एक 5 किलोमीटर्स का ना राउंड होता था जिसमें हमने भागना होता था। अब पूरा हफ्ता भागे नहीं होते थे और मंडे को हमें भगाते थे। जब हम भाग रहे होते थे तो हमारी जान निकली होती थी, लेकिन अमूमन ऐसा होता था कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त होता था, मैं उसको कहता रहता था कि चल कुछ नहीं होता, भाग भाग भाग, और दूसरा दोस्त मुझे कहते रहता था कुछ ना हो, भाग भाग भाग। तो हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते थे। इसी तरह आप एंटी टेस्ट में भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अकेला होता तो शायद 1 किलोमीटर के मार्क पे गिर जाता, लेकिन मेरे दोस्त के साथ होने की वजह से मैं 5 किलोमीटर का मार्क अचीव कर लेता था। रिपीटर्स इफेक्ट। सो जो भी बंदा रिपीट कर रहा होता है ना, उसने एक पूरा साल लग के मेहनत की होती है और पढ़ाई की होती है, और उसको पता होता है कि सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ किस तरह आ रही है, किस तरह के MCQs आते हैं। उसने एक तरह से उस ड्रिल से भी गुजरा हुआ होता है वो। उसके बाद उसको अपना भी पता होता है कि यार इस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स थे, इसमें ज़्यादा है, कौन सी मेरी वीकनेसेस है, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है। एग्जाम से पहले मैंने किस तरह का बिहेव किया था, क्या मुझे नींद नहीं आई थी, क्या मुझे नींद आई थी, अगर मैं नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करूँगा तो मैं किस तरह बेहतर करूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें ना उसको पता होती हैं। अब उनको 1 साल और मिला होता है कि उन्हीं सब्जेक्ट पर दोबारा फोकस कर सके। सो जो भी बंदा रिपीट कर रहा होगा ना, वो जो फ्रेश एक बंदा होगा उससे एकेडमिकली ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अब मसला ये होता है कि जो बंदा रिपीट कर रहा होता है वो एक दफ़ा फेलियर से गुजर चुका होता है, तो वो साइकोलॉजिकली इमोशनली डाउन होता है। जो एक नया बंदा आता है ना वो फुल एनर्जी के साथ आता होता है, उसमें बड़ा जो है ना पुरजोश होता है वो कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो फ्रेश होगा वो सोच रहा होगा कि अगर मैं एक दफ़ा नहीं भी होता तो अगली दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा। लेकिन जो बंदा रिपीट कर रहा होता है वो कहता है कि यार मेरे एक दफ़ा पहले नहीं हुआ, दोबारा ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। सारी चीज़ें ना एक डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ कर रही होती हैं जो भी बंदा रिपीट कर रहा होगा। सो इस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, हम वही शख्स हैं कि हम अपने आप को किस तरह की स्टोरीज़ बताते हैं। क्या हमने अपने आप को इस तरह की स्टोरी बताई है कि यार मैं हूँ ही फेलियर, मैं इसी वजह से फेल हुआ, या हमने अपने आप को ये स्टोरी बताते हैं कि नहीं यार एक दफ़ा मेरा बुरा दिन था, या मेरी थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, इस वजह से जो है ना मैं एक कर नहीं सका। जो सी भी स्टोरी आप अपने आप को बार बार फीड करते रहेंगे ना, उसी तरह का बार बार रिजल्ट आता रहेगा। तो जब आप अपने आप को इमोशनली डाउन फील करेंगे तो आपको अपनी स्टोरी चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी स्टोरी चेंज कर लेंगे ना तो आप इमोशनली भी अप हो जाएंगे और आपके अंदर मोटिवेशन भी बहुत आ जाएगी। तो आपने अपनी कमज़ोरी कि आप फेल हो गए उस पर फोकस नहीं करना, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं अपने कंपटीशन से बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि किस तरह का टेस्ट होता है और मैंने किस तरह परफॉर्म करना है। अगर आपके केमिस्ट्री के अंदर MCQs जो है ना वो ज़्यादा गलत हुए तो इसका मतलब है आपको पता चल गया है कि आपकी केमिस्ट्री वीक है। तो MCQ क्यों ना केमिस्ट्री के आप ज़्यादा सॉल्व करें, रोज़ केमिस्ट्री के MCQ सॉल्व करें, इतने ज़्यादा सॉल्व करें कि वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बन जाए। जब आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी तो फिर आप एग्ज़ाम में जाके बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये एक एज है जो आपके पास है, जो कि एक फ्रेश बंदे के पास नहीं होगा। एडजस्ट विद द सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना एग्ज़ाम्स के, ये हमेशा बदलते रहते हैं। हमने जो एग्ज़ाम दिया था ना वो आप नहीं देंगे, और आपने जो एग्ज़ाम दिया ना वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन वो वाली एग्ज़ाम नहीं देंगे। नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, नए मेथड्स आते रहते हैं कि इस तरह आप बच्चों को टेस्ट करें, इस तरह बेहतर है टेस्ट करना। सो इस चीज़ पे फोकस करना कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, IQ टेस्ट आ गया है, अब सारे बोर्ड्स के MCQs आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर आपको पता चल गया है कि एक चीज़ हो रही है तो उसको बार बार सुनने से वो बदल नहीं जाएगी। आपकी बार बार फेसबुक पे पॉलिसीज़ पढ़ना या यूट्यूब पे पॉलिसीज़ देखने से आप जो है और ज़्यादा जो है ना परेशान होते रहेंगे और ज़्यादा कंफ्यूज होते रहेंगे, और इस कंफ्यूजन का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। जो बंदा उस टाइम फोकस होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लेगा ना वो बेहतर रहेगा। अब हुकूमत के पास लिमिटेड सीट्स हैं,
कुछ अमाउंट में, फ़र्ज़ करें कि हुकूमत के पास 5000 सीट्स हैं और बच्चे आ रहे हैं 50,000, तो अब एक तरीका यह है कि वो आसान सा टेस्ट बनाएं और हर बच्चे की 99%, 98%, 97%, 96% आए हुए हों और फिर उनमें डिसाइड हो रहा हो कि किसने आगे जाना है। या फिर ये हो सकता है कि हुकूमत एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी ही बढ़ा दे। जो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी बढ़ा देगी तो फिर जो है ना मार्क्स कम आएंगे, लेकिन जो है परसेंटेज जो है वो डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब बच्चों के 98, 99 नहीं आ रहे हो, 88 आ रहे होंगे, 87 आ रहे होंगे, 86 आ रहे होंगे। एग्ज़ाम मुश्किल आएगा तो सबके लिए मुश्किल आएगा, और जब आसान आता है तो सबके लिए आसान आता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चेंज आएगी ना पॉलिसी में, तो वो आपकी एकेडमी के टीचर्स को पता होगी, वो आपके कॉलेज के लोगों को पता होगी, तो वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो बजाय इसके कि खुद जाके सर्च करना और उस परेशानी लेना, और आपकी पढ़ाई का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, बस परेशान होकर लेट जाएँ और टेंशन से कहें कि बस अब मेरे से कोई पढ़ाई नहीं हो रही। गैप ईयर वर्सेस एडमिशन। अच्छा, मेरे दोनों जो दोस्त थे उनमें से एक ने फुल अपना ईयर दिया था कि मैंने जो है ना फुल ईयर देना है ताकि मैं अपने आप को हर एस्पेक्ट पे इम्प्रूव कर सकूं, और दूसरे दोस्त ने कहा कि नहीं यार मैं एडमिशन ले लेता हूं, मैं गैप ईयर नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर तो आप MBBS के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको एक बार फुल ट्राई दें अपनी, तो गैप ईयर इज़ द आंसर। आप गैप ईयर के अंदर ना फुल फोकस होकर पढ़ सकते हैं। मेरा दोस्त जो था जिसने रिपीट किया था, उसने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उसके पास टाइम था, वो पढ़ रहा था, वो बार बार जो है ना अकेडमीज़ जा रहा था, वो खुद भी अपनी भी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जो मेरा दूसरा दोस्त है जिसने D.Pharm ज्वाइन किया था, वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना शाम के टाइम ही वक्त निकाल के पढ़ सक रहा था। तो इस सिचुएशन के अगर तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा इस मामले में हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन हो, तो गैप ईयर वाले को इस मामले में थोड़ा एडवांटेज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं दोबारा ट्राई करूं और फिर मेरा ना हुआ एडमिशन, तो मैं 1 साल पीछे रह जाऊंगा अपने साथ वाले लोगों से, तो फिर जो है आप जो है अगर एडमिशन ले लेते हैं किसी और फील्ड में, तो वो आपके लिए बेहतर है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। आप आइदर जो है एक तरह से अपनी इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं कि आपका जो है कोई भी साल ज़ाया ना हो, या आप एक फुल ट्राई करना चाह रहे हैं कि मैं बस सारी जान लगा दूंगा इस साल के अंदर। दोनों दोस्तों का एडमिशन हो गया था, एक अल्लामा इकबाल में हुआ, दूसरे का निश्तर में हुआ। लेकिन जो डिफरेंस है असल में वो यही था कि जो मेरा दोस्त रिपीट कर रहा था उसने अपना पूरा साल लगाया था, जो मेरा दोस्त D.Pharm के अंदर था उसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। कैसे? क्योंकि एक टाइम वो D.Pharm पढ़ रहा है मॉर्निंग के टाइम, और वो शाम को जाके एक अलहदा जगह वो पढ़ रहा है और रात को बैठ के वो रिवाइज़ कर रहा है, तो उसने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। लेकिन जो पहला दोस्त था वो थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज में था इस सिचुएशन में, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम मिला। अब हम तीनों दोस्त जो है ना वो तीनों रेजिडेंसी के अंदर है। अब मैं और मेरा जो दूसरा दोस्त है वो न्यूरोसर्जरी के अंदर, हम दोनों रेजिडेंसी कर रहे हैं, और एक दोस्त मेरा साइकेट्री के अंदर रेजिडेंसी कर रहा है। एट द एंड ना अब ये बात मैटर नहीं करती कि उनका गैप ईयर एक ने लिया था और मतलब उनका बाद में हुआ था, अब हम सारे लोग इकट्ठे रेजिडेंसी कर लिए। तो अगर आप गैप ईयर के अंदर हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल रिपीट कर लूँ, तो ये मत सोचें कि आपको कोई आके चाह के इस पे फ़र्क फील होगा। आप एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं तो यू आर जस्ट इक्वल। मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या थी, कि क्या जो है ना आपके साथ प्रॉब्लम बना हो कि आपका नहीं हुआ, या सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, या कुछ उन्होंने अजीब व ग़रीब सवाल उठा के दिखा दिया, कुछ IQ वाला पोर्शन डाला हुआ था। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि आपकी कौन सी चीज़ें वीक हैं, क्या IQ पोर्शन वीक है, केमिस्ट्री वीक है, क्या फिज़िक्स वीक है, कौन सी चीज़ें आपकी वीक हैं आपको पता है, तो क्यों ना उन चीज़ों पे फोकस किया जाए, क्यों ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाए, क्यों ना उनके MCQs को बार बार किया जाए और देखा जाए कौन से MCQs हम गलत करें, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा बेहतर कर लिया कि वो जो आपकी वीकनेस थी प्रीवियस ईयर वो अब आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेके भी चलेंगे वो आपकी स्ट्रेंथ ही रहेगी, लेकिन जब आप वीकनेस है अब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो एक तरीका है एक्टिव रिकॉल का। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि आप एक्टिव रिकॉल को यूज़ करके पढ़ाई किया करें, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन से मेथड एक्टिव रिकॉल के और कौन से पैसिव रिव्यू के। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक इधर दे दूँगा, और इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कौन से मेथड्स जो हैं वो एक्टिव रिकॉल के हैं जो आपको करने चाहिए, और कौन से पैसिव रिव्यू के हैं जो कि आपको मिनिमम करने चाहिए। तो जब आप एक्टिव रिकॉल को अपनी पढ़ाई के अंदर ले आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।